गाइस जैसे कि अब तक हमने देखा साकामोटो के ऊपर बाउंटी होने के कारण बहुत सारे हिटमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसी का एक पुराना दोस्त बॉयड उसे मारने आया होता है, जो कि साकामोटो की बहुत बुरी तरह धुलाई करता है। और यहाँ लू और शिन पर भी खतरा मंडरा रहा होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये इन सभी चीजों का सामना कैसे करेंगे। वैसे तो अगर आपको मोटे से पतला होना हो तो आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर यहाँ पर साकामोटो तो मार खाते खाते ही पतला हो जाता है। वैसे मुझे तो लगा था कि गुस्से से सिर्फ सिर गर्म होता है, पर यहाँ पर तो फैट ही गर्म हो गया। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी ड्रंकन फाइटर या फिर शराबी लड़की ल्यू बॉयड के साथी का बहुत अच्छे से सामना कर रही होती है। और अगर आपको याद हो तो उसे हर 10 सेकंड में उस लड़की को छूना होता है ताकि वो शिन की जान को बचा सके। वैसे तो शिन को ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, बस उसे एक बात की टेंशन हो रही होती है कि अगर ये सोई तो वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। तब बॉयड की साथी लू को गुस्सा दिला देती है, जिससे कि लू का नशा उड़ जाता है और वो लड़ाई वहीं पर थम जाती है। वैसे तो टेक्निकली शिन को इसके बाद मर जाना चाहिए था, पर बॉयड की साथी को लू इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उन दोनों को माफी कर देती है। और यहाँ हमारा साकामोटो फिट होके वॉइड को धोना स्टार्ट कर देता है। और इस मौके पर तो वॉइड का कोई भी बॉम्ब साकामोटो पर काम ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से साकामोटो उसे उड़ाकर झूले पर फेंक देता है, जिससे कि वॉइड को एहसास हो जाता है कि चाहे साकामोटो अब रिटायर हो चुका है, पर फिर भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसी वजह से वॉइड साकामोटो को मारने का ख्याल छोड़ देता है। तब शिन भी साकामोटो को फिट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी हमारी तरह विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिरकार एक बंदा इतनी जल्दी फिट कैसे हो सकता है। और तब कहानी में एंट्री होती है साकामोटो की वाइफ की, जिसे उस टाइम साकामोटो के ऊपर की बाउंटी के बारे में पता लग जाता है। और ये सुनते ही साकामोटो और शिन की तो फट ही जाती है, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका होता है कि अब उनकी क्लास लगने का टाइम हो गया है। और बेचारा वॉइड खामखा ही चक्की में पीसा जाता है। तो साकामोटो की बीवी साकामोटो को फैमिली रूल्स के बारे में बताने लगती है, जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से कभी भी कोई चीज नहीं छुपा सकते, जिस वजह से वो सभी लोग साकामोटो की बीवी से माफी मांगने लगते हैं। तो साकामोटो की फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो इस बाउंटी के बारे में पता लगा कर रहेगी कि आखिरकार ऐसा कौन पर्सन है जिसने साकामोटो के ऊपर ये बाउंटी रखी है, जिस वजह से वो वॉइड को भेजने वाली कंपनी डॉन डैन काय के बारे में पता लगाने लगते हैं। वैसे गाइस अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी तब आपने देखा होगा कि जब टॉम क्रूज को मिशन दिया जाता है तो उसे एक मिशन के लिए सीडी दी जाती है, जिसके अंदर उस मिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही सीन दिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक डीवीडी शॉप होती है जहाँ पर अलग अलग सीडीओ के अंदर अलग अलग गुंडों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और साकामोटो को डॉन डैन काय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे ये जगह तो पुलिस के लिए जैकपॉट की तरह है, क्योंकि अगर उन्हें इस जगह के बारे में पता लग गया तो वो एक ही बारे में सारी क्रिमिनल्स का पता साफ कर सकते हैं। तब यहाँ पर एंट्री होती है द ऑर्डर की। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में भी देखा होगा कि जापान की एक असैसन एसोसिएशन है जहाँ पर हिटमैन्स को ट्रेन किया जाता है, जहाँ पर द ऑर्डर नाम की एक टीम होती है जो कि हिटमैन की दुनिया में शांति बनाए रखती है। और मजेदार बात तो ये है कि साकामोटो भी पहले उसी ऑर्डर में होता है, और यहाँ पर द ऑर्डर टीम को एक स्पेशलाइज मिशन दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एक टीम के बारे में पता लगाना होता है जो कि बहुत टाइम से हिटमैन्स को मार रही है और अब तक 100 से भी ज्यादा हिटमैन्स को मार चुकी है। तो साकामोटो, शिन और लू भी डॉन डैन काय के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वैसे तो उन्हें बहुत सारे बंदे मिलने चाहिए थे, पर उनका सफाया कोई पहले ही कर चुका होता है, और ये काम भी उसी बंदे का होता है जिसका केस द ऑर्डर को दिया होता है, जिस वजह से नागुमो भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। और हमें पता चलता है कि ये काम एक बंदा स्लर करवा रहा है, जिसका साकामोटो के साथ कोई लेना देना है, क्योंकि ये सारे क्राइम्स तभी स्टार्ट हुए थे जब साकामोटो के ऊपर बाउंटी को रखा गया। तब यहाँ साकामोटो की टीम निराश होकर वापस आ जाती है और फिर से अपने रोजाना का काम को स्टार्ट कर देती है। और तब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम हिसोके होता है, और वो भी साकामोटो के ऊपर अपना हाथ साफ करने आया होता है, क्योंकि बेचारा अपनी बर्ड पिसोके को खिलाते खिलाते इतना ज्यादा गरीब हो चुका होता है कि उसके खुद के खाने के लाले पड़ चुके होते हैं, और वो साकामोटो को मारकर उस बाउंटी की अमाउंट को पाना चाह रहा होता है। पर बेचारे के साथ काफी बुरा होता है, क्योंकि जब ये साकामोटो को मारने जाता है तब ये साकामोटो को पहचान ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसके पास तो साकामोटो की पतले वाली फोटो होती है और यहाँ हमारा साकामोटो तो मोटो हो चुका होता है। और तभी वो सभी लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बना देते हैं, जिस वजह से उसके पैसे कमाने का सपना ही टूट जाता है। पर तभी उसे पेंट बॉल शूटिंग टूर्नामेंट के बारे में पता लगता है, और यहाँ पर साकामोटो और शिन भी यहाँ पर पार्ट लेने आए होते हैं, क्योंकि पैसों की जरूरत तो उन बेचारों को भी होती है। और अगर इतने सारे हिटमैन साकामोटो को मारने आएंगे तो शॉप को ठीक करवाने का खर्चा तो उन्हें उठाना ही पड़ेगा ना। पर यहाँ पर पेंट बॉल शूटिंग का एक रूल होता है कि आपको टीम में पार्ट लेना होगा, जिस वजह से शिन
इसुके और साकामोटो एक टीम में आ जाते हैं। वैसे अब ये गेम नहीं रहा है, क्योंकि अगर नोसिक्यो के खेल में अगर हिटमैन घुस जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये लोग ही जीतने वाले हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सभी लोग उन सभी को उनकी नानी याद दिला देते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि साकामोटो की जिंदगी में कोई पंगा ना हो। और यहाँ पर भी पंगे की वजह लू बनती है, क्योंकि उसने दारू पी ली थी, जिस वजह से वो साकामोटो का असली नाम चिल्ला रही होती है। और इसुके को फोटो दिखाते हुए ये कह देती है कि ये साकामोटो की पतले होने वाली फोटो है, जिस वजह से वो गेमिंग टूर्नामेंट लड़ाई का मैदान बन जाता है। और हिसुके अपनी स्नाइपर को निकालकर साकामोटो को मारना स्टार्ट कर देता है। वैसे अगर ये एक नॉर्मल स्नाइपर होता तो साकामोटो इसे आसानी से हरा देता, पर ये थोड़ा अलग तरह का स्नाइपर है, क्योंकि इसकी बुलेट एक स्पेशलाइज्ड बुलेट है जो कि हवा में ही घूम सकती है और किसी को भी इसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता लग सकता। पर बेचारे को ये नहीं पता कि साकामोटो के पास तो शिन है, जो कि माइंड रीडिंग की पावर से इसुके को ढूंढ लेता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट में हिसुके, साकामोटो और शिन एक दूसरे के काफी करीब आ चुके होते हैं, क्योंकि हिसुके ने जब से अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन किया होता है तब से सभी ने उससे अपने आप से दूर रखा होता है और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से निकाल भी दिया होता है। पर इस टूर्नामेंट में उसे असली टीममेट्स मिले होते हैं और वो उन्हें मारना नहीं चाह रहा होता। पर बेचारा क्या करे, उसके पापी पेट का सवाल है, तो उसे साकामोटो को मारना तो पड़ेगा। पर यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि साकामोटो एक पत्थर की मदद से उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और हिसुके को ये अंदाजा हो जाता है कि साकामोटो क्या चीज है। और साकामोटो उसकी स्नाइपिंग की तारीफ करता है और ये पहली बार होता है जब हिसुके की स्नाइपिंग की किसी ने तारीफ की होती है, जिस वजह से वो बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर वो लोग टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। पर बेचारों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई के चक्कर में इतना ज्यादा टाउन का नुकसान कर दिया होता है कि उन्हें उन सभी चीजों को रिपेयर करने के लिए सारे के सारे पैसे देने पड़ जाते हैं। तो अगले दिन साकामोटो अपनी बेटी के स्कूल चला जाता है, जिस वजह से शिन और लू मिलकर शॉप को संभाल रहे होते हैं। पर इन दोनों के बीच में तो कभी दोस्ती हो नहीं सकती और यहाँ पर भी ये लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से लू शिन को उसकी पावर की वजह से बुरा भला कहने लगती है और शिन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तो थोड़ी देर बाद शिन को ढूंढते हुए कुछ बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और क्योंकि लू ने शिन का एप्रन पहना होता है तो वो लू को शिन समझकर किडनैप करके ले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद साकामोटो और शिन को भी इसके बारे में पता लग जाता है। तब यहाँ पर वो लोग भी शिन की पावर को बुरा भला कह रहे होते हैं, जिस वजह से लू को एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं साकामोटो और शिन वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि साकामोटो ने शिन के बैच के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है और हमें एक काफी अच्छी रोड रेस दिखाई देती है, जहाँ पर साकामोटो और शिन मिलकर बाइकर्स को उड़ा कर फेंक रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर सेवा नाम का एक कैरेक्टर आ जाता है, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर होती है, जो कि शिन और साकामोटो को अपनी टीम से दूर करने में कामयाब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा काम कुछ लैब के बंदों ने किया होता है, जिनको शिन जानता होता है, क्योंकि दरअसल शिन ने वहाँ पर अपना बचपन गुजारा होता है और शिन को माइंड रीडिंग की पावर भी वहीं पर मिली होती है, क्योंकि उसने गलती से एक फॉर्मूला को पी लिया होता है। पर उसे इस बात का पूरा विश्वास होता है कि ये काम लैब नहीं कर सकती, क्योंकि वो सभी लोग काफी अच्छे इंसान हैं। तब साकामोटो और शिन लू को ढूंढते हुए लैब में चले जाते हैं, जिन्होंने म्यूजियम के अंदर अपना बेस बना रखा होता है और यहाँ पर लू को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। पर साकामोटो और शिन सीक्रेट लैब में जाने की कोशिश करने लगते हैं और क्योंकि शिन वहाँ पर रहा होता है तो उसे पता होता है कि लैब तक कैसे पहुँचा जा सकता है। पर अब उन्होंने पासवर्ड को चेंज कर दिया होता है, जिस वजह से सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं और हम देखते हैं उन दोनों को डायनासोर का सामना करना पड़ता है, जिसे पहले तो साकामोटो अपनी बेटी को दिखाना चाह रहा होता है, पर उससे तंग आकर उस डायनासोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लगता है साकामोटो सनी देओल का फैन है, जिसका मुक्का जिसके ऊपर पड़ता है वो उठता नहीं उठ जाता है। तब वो लोग उस लैब के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर साइंटिस्ट को एक बंदा परेशान कर रहा होता है और शिन उसे ठिकाने लगा देता है। तब हमें पता चलता है कि काशुमे नाम के एक हिटमैन ने उस लैब पर कब्जा कर लिया होता है और उसने सबको मारने की धमकी दी होती है, जिस वजह से उन्हें वहाँ पर उनके लिए काम करना पड़ता है। और तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है, जिस वजह से वो साइंटिस्ट साकामोटो और शिन को छुपा देते हैं। पर जैसे ही वो बंदा साइंटिस्ट को तंग करने लगता है, वैसे ही शिन उन्हें बचाने के लिए बाहर आ जाता है और हम देखते हैं वो बंदा शिन के सिर के पीछे एक नीडल घुसा देता है, जिससे कि वो शिन के वर्ड्स को कंट्रोल करने लगता है। और तब एंट्री होती है साकामोटो की, जो कि उसे एक जोरदार मुक्का मारता है
और हम देखते हैं वो बंदा साकामोटो की तरह ही तेज होता है, क्योंकि वो साकामोटो के सिर के पीछे भी एक नीडल घुसा देता है, जिससे कि वो साकामोटो की बॉडी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और साकामोटो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तब यहाँ लू को भी लैब के डायरेक्टर से शिन के पास्ट के बारे में पता लग जाता है और वो डायरेक्टर भी शिन से मिलना चाह रहा होता है, क्योंकि बचपन में जब शिन ने फॉर्मूला को पी लिया था तब उसकी पावर की वजह से सभी लोग उससे दूर रहने लग गए थे और डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया था कि वो उसकी पावर को ठीक करके रहेगा, क्योंकि उसे लगा था कि उसका एक्सपेरिमेंट गलत है। पर शिन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे डायरेक्टर के एक्सपेरिमेंट पर पूरा विश्वास था और इसी बात से नाराज होकर वो वहाँ से भाग गया था। तो यहाँ साकामोटो का एनिमी अपनी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स को घुसाकर अपने आप को ताकतवर बना लेता है, जिस वजह से वो साकामोटो और शिन को बहुत बुरी तरह धोता है। पर साकामोटो उसके साथ लड़ने का रास्ता निकाल लेता है और उसके बाद उसकी इतनी बुरी धुलाई करता है कि उस गुब्बारे की हवा ही निकल जाती है। तो साकामोटो और शिन लू को बचाने जाने लगते हैं और साकामोटो शिन को एक सलाह देता है कि अगर वो कभी भी किसी ऑर्डर के मेंबर के साथ टकराएगा तो उसे ऐसा एक्ट करना है कि वो मर चुका है, क्योंकि चाहे उसके जैसे 10 भी एक ऑर्डर के मेंबर को मारने आ जाएं, तब भी ऑर्डर का एक मेंबर ही उन सभी को 6 सेकंड्स में मार सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डर के मेंबर्स भी उस लैब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि दरअसल जो वो असैसिन ग्रुप होता है उसे स्लर चला रहा होता है और ये वही पर्सन होता है जिसके बारे में द ऑर्डर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया होता है। और यहाँ पर ऑर्डर के मेंबर्स भी उसी के बारे में पता लगाने आए होते हैं और यहाँ पर हमें साकामोटो की बातों का मतलब समझ आता है, क्योंकि वो चुटकियों में ही लोगों को चीर देते हैं और उनका बॉस काशिमा भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम बड़ी अजीब सी बात देखते हैं कि चाहे ऑर्डर के बंदे ने उसका सिर घुमा दिया होता है पर वो फिर भी नहीं मरता है और तब साकामोटो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ऑर्डर की मेंबर ओसोराकी उस पर फिदा हो जाती है, क्योंकि उसे साकामोटो एक प्यारा सा टेडी बियर लग रहा होता है। तो काशिमा साकामोटो को मारने के लिए अपनी बॉडी में से अलग अलग जगह से हथियारों को निकाल लेता है। इसे देखकर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसने इतने सारे हथियारों को अपने अंदर घुसाया कैसे। और तब यहाँ पर साकामोटो और उसके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और ऑर्डर के मेंबर्स स्लर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर ओसोरागी को साकामोटो की बहुत चिंता हो रही होती है। तब उसका साथी उसे समझाता है कि चाहे साकामोटो अब मोटा हो गया है और वो किशिमा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, पर वो कभी ये सोच नहीं सकता कि साकामोटो कभी मरेगा भी। और यहाँ हम देखते हैं शिन और सेवा के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सेवा इनविजिबल होकर शिन को बहुत बुरी तरह धोता है और तभी शिन जानबूझकर सेवा के चाकू को अपनी बॉडी पर ले लेता है, क्योंकि उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर हिसुके आ चुका होता है, जो कि सेवा के ऊपर गोली से हमला कर देता है। और यहाँ पर हिसुके इसलिए आया होता है क्योंकि उसने साकामोटो की बेटी को प्रॉमिस किया होता है कि वो साकामोटो शिन और लू को ढूंढ कर लाएगा। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड के रिव्यू को देख सकते हैं।